का जो चारों जो सीट है, क्या लगता है? मेरा तो अपना विश्वास है, जो कुछ मैंने इतने दिनों के कैंपेनिंग और घूमने में देखा है कि जनता को जन सुराज का मैसेज मिलता जा रहा है। मेरा अपना एनालिसिस कहता है कि हम चारों सीट जीतने वाले हैं। चूंकि अभी भी हमारे पास 10 दिन का समय है और इस 10 दिन में हम इतने लोगों को जन सुराज पार्टी का संदेश पहुंचा देंगे कि हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। ये सर 35 साल हमारा संदेश ही यही है। जन स्वराज पार्टी की स्थापना ही इस बात के लिए हुई थी कि हम परिवारवाद को खत्म कर सकें। हम बाहुबलियों का जो आधिपत्य है पॉलिटिक्स पे, ये जो राजनीतिक जमींदारी चल रही है, इसको हम खत्म कर सकें और पैसों का महत्व इलेक्शन जीतने के लिए जो है या राजनीति में जो है, उसको हम नकार सकें। तो इन तीनों नीतियों का ही हम लाइव कवरेज देख रहे हैं। जब हम दूसरे कैंडिडेट्स को देखते हैं, किसी भी विधानसभा क्षेत्र को ले लीजिए, एक न एक या एक से ज्यादा उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के जो हैं, वो या तो परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं, या वो बाहुबलियों के ग्रुप से हैं, या वो पैसों के बल पे अपना इलेक्शन जीतने आए हैं। तो हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट उनके इस चुनाव में होने से हमारी दावेदारी, हमारा आर्ग्यूमेंट और स्ट्रांग हो जा रहा है। सर, जहाँ तक शराब की अगर बात किया जाए, तो शराब से अभी छपरा में और सिवान में जैसे जिस तरह से मौत हुई है शराब पीने, जहरीली शराब पीने से, तो मतलब कि ये क्या है? ये मतलब कि जहरीली शराब मतलब सरकार एक तरफ से चालू कर नहीं पा रही है, सही से लागू कर नहीं पा रही है, और जहरीली शराब पीने से वो आदमी मर जा रहे हैं, चाहे वो छपरा सिवान को। 1.5 साल पहले भी ये स्थिति था, मतलब काफी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। तो इसमें आपकी पार्टी के प्रशांत जी जो हैं, जो वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये शराबबंदी खत्म कर दिया जाएगा, और इसमें सबसे बड़ा घाटा सरकार का राजस्व का हो रहा है, जिसमें सालाना 20 करोड़ के ये नुकसान हो रहा है। और आपकी पार्टी ये भी कह रही है कि इस पैसा को राजस्व के तौर पे, मतलब कि किसी विधायक, किसी मंत्री को सिक्योरिटी के तौर पे उसको नहीं दिया जाएगा, ये शिक्षा पे मतलब ये दिया जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, वो सारी बातें जो आपने कही, मैं उसका समर्थन करता हूं। सबसे पहली बात कि हम जब सरकार में आएंगे तो शराबबंदी को खत्म कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं। शराबबंदी नाम की है, शराब बंद नहीं है। तो ये कैसा शराबबंदी है? शराब आप दुकानों से हटाकर घर घर में पहुंचा रहे हैं, उसके नाम पे हमारे अफसर और सब तरह के लोग अवैध पैसा कमा रहे हैं, हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। सब लोगों ने रोजगार, इसको अपना रोजगार बना लिया है, और इससे ये एक युवा पीढ़ी, पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो रही है, खराब हो रही है। ये इन सब की भरपाई कौन करेगा? नीतीश जी करेंगे क्या? और जो चीज ये कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर हमने शराबबंदी हटा दी तो सब जगह अराजकता फैल जाएगी, और महिलाएं को कई जगह सोच है सर कि उनकी जैसी शराब चालू हो जाएगा वैसे उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। इस पे दो चीजें कहनी है। महिला की सुरक्षा को लेकर क्या कीजिएगा सर? सबसे पहली बात, भारत के दूसरे राज्यों में भी शराब है, लेकिन वहां पे तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। उसका एक कारण यह है कि यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। शराबबंदी को हटाने के साथ साथ जन सुराज पार्टी ये भी प्रॉमिस करती है, ये वादा करती है कि हम कानून व्यवस्था को इस हद तक मजबूत कर देंगे कि जो भी शिकायत आज महिलाओं को है या किसी भी वर्ग को है कि अराजकता फैल जाएगी, इसका कोई चांस नहीं है। ये हम बिहार की जनता से, बिहार की महिलाओं से ये वादा करते हैं। जी सर, इस पे मतलब कि इसका जो राजस्व का जो मतलब कि जो भी राजस्व जो आएगा, जो 20 करोड़ रुपया जो भी सालाना जो आता है, उससे मतलब ये शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, ये आपकी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। तो इसको मतलब कैसे बेहतर किया जा सकता है? ये तो मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल दिया गया था, जिसको विरोधी पार्टियों ने कहना शुरू किया कि क्या
पढ़ाई करके लोग शराब नहीं पीना पिएंगे या कुछ इस तरह से। इम्पोर्टेंट बात यह है समझना कि जन सुराज पार्टी बिहार में बदलाव के लिए आई है और हम ये मानते हैं कि बिहार में बदलाव तभी होगा जब हम अच्छी शिक्षा पद्धति यहाँ लाएंगे और उसकी बेसिस पे अच्छे रोजगार पैदा करेंगे। शिक्षा पद्धति को अच्छा करने की जो मुहिम है उसके अंतर्गत लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक लेवल तक एक बहुत अच्छा स्कूल, नेतरहाट की तरह का स्कूल खड़ा किया जाए, ये हमारा संकल्प है। इसके लिए जो पैसों की जरूरत है उसकी भरपाई कहां से होगी, इसका एक एग्जाम्पल ये था कि हमारे पास 20,000 रुपए सालाना का राजस्व आएगा। 20,000 करोड़ सालाना का राजस्व आएगा, उसको हम इस शिक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपकी पार्टी ये भी कह रही है कि सर इसको ना कोई सिक्योरिटी के पे, विधायक पे, चाहे मंत्री के, इस पे खर्चा नहीं किया जाएगा, ये सीधे शिक्षा पे किया जाएगा। विधायकों को सुरक्षा की जरूरत तब पड़ती है जब वो गलत काम में लिप्त रहते हैं। जब हम ये वादा कर रहे हैं कि हमारे सारे विधायक एक साफ सुथरी छवि के होंगे, उनका कोई क्रिमिनल या बाहुबली वाला रिकॉर्ड या कनेक्शन नहीं होगा, तो हमारे विधायकों को या हमारे मुख्यमंत्री को भी किसी भी तरह के सैनिक और पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और हम उस मद पर जो खर्च हो रहा है उसको भी कम करके बाकी यूजफुल चीजों में लगाएंगे। हर गांव में जहां मैं गया हूं, अब तो मैं गांव-गांव घूम चुका हूं, हर गांव में मुझे वो दिखाई देती है चीज जो हमने अपने 25 साल विदेशों में काम करने के दौरान देखा है। हर गांव में छोटी-छोटी चीजें हो सकती हैं जिससे गांव के लोगों का जीवन बदल जाए। उन छोटी चीजों को करने के लिए जो छोटी-छोटी रकमें चाहिए, वो सब भी हम इन्हीं तरह की बचाव के साथ जो पैसे बचेंगे उनसे हम काम में लाएंगे। सर ये पलायन रोकने का आपका क्या प्लान है? आपका पार्टी का मतलब क्या एजेंडा है इस पे? किस चीज पे? ये पलायन रोकने का। जैसे कह रहे हैं कि हम 25 में जैसी सरकार मेरी बनेगी, उसको मजबूरी बस में जो यहाँ से पलायन करके जाते हैं, पलायन रोकने का। जी, 10 से मतलब कि 15,000 का यहाँ पे रोजगार दिया जाए। इसका मतलब कि आपका किस तरह से खाका आप तैयार कीजिएगा? नहीं, वो नीति अभी विस्तृत नीति अभी बन रही है और प्रशांत किशोर जी ने उस दिन 2 अक्टूबर को भी कहा था कि उस नीति को हम फरवरी एंड या मार्च में गांधी मैदान में सबके सामने ऐलान करेंगे। उन नीतियों में ये जो चीज आप कह रहे हैं पलायन को रोकने का, चूंकि ये हमारा मुख्य मुद्दा है, तो शिक्षा और पलायन रोकना, रोजगार पैदा करना, इन 3-4 चीजों पे आप देखेंगे कि हमारी जो नीति है वो कितनी परिमार्जित है, कितनी क्रिस्टल क्लियर है। और उसके लिए जो उपाय हम राजस्व का हो, चाहे अरेंजमेंट्स का हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन का हो, उन सब की भी नीतियों का पर्दाफाश करेंगे उस दिन। सर ये मतलब कि ये भी आपका जो 5 सूत्री जो आपका जो प्लान है, जो जनता को बीच-बीच बताया जा रहा है, इसमें महिला को भी जिक्र किया जा रहा है। महिला को जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि उनको 4% का ऋण के तौर पे, सरकारी गारंटी के तौर पे उनको ऋण दिया जाएगा। इससे महिला का सशक्तिकरण बढ़ेगा। तो इस पे आपका क्या कहना है सर? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, चूंकि गांव में, गरीब परिवार में भी, गांव में भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको दिन के वक्त बहुत समय होता है और हमने कहीं बाहर विदेश में नहीं, अपने देश में विभिन्न राज्यों में, गुजरात में ये हो रहा है, महाराष्ट्र में ये हो रहा है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में ये हो रहा है, जहां बिल्कुल गांव की महिलाएं अपने खाली समय का इस्तेमाल करके कोई पकौड़ी बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई बकरियां पाल रहा है, कोई गायों को पाल रहा है, उनका अपना एक व्यवसाय शुरू हुआ है, स्वयं का रोजगार शुरू होगा। जी, और उसके लिए उनको छोटी-छोटी पूंजियां चाहिए।
उन छोटी पूंजियों को अगर उनको ये 8 आने से भी कम हर माह के ब्याज पर अगर मिल जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इससे हमारा जो स्मॉल एंड माइक्रो लेवल इंडस्ट्री है, उसको कितनी बड़ी बूस्ट मिलेगी, इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। एक पूरा वर्ग जो हमारे यहाँ अभी बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है और वो हमारे जीडीपी में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर हमने महिलाओं को इस तरह से सशक्त बना दिया, छोटी छोटी ऋण कर्जे देकर। सर ये भी मतलब कि जानना चाहते हैं जनता कि जैसे कि ये जो किसानों की जो अभी फसल का बीमा नहीं मिलता है, बाकी राज्यों में तो मिलता है, उसका फसल के बीमा को इस तरह से इम्प्लीमेंट कैसे कीजिएगा बिहार में आप? फसल का बीमा तो अभी मतलब कि किसान को पता ही नहीं है कि फसल का बीमा होता क्या है। फसल का बीमा का कितना मिलता है, बाकी राज्य में क्या मिलता है, यहाँ के लोग कुछ मिलता ही नहीं है। इसके बारे में, किसानों के बारे में क्या सोचती है पार्टी? आपने इस सवाल का जवाब ऑलमोस्ट खुद ही दे दिया है। किसानों को पता नहीं है। ये कमी किसानों की नहीं, किसानों के पास जाने वाले अधिकारियों की है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि बिहार में सरकारी तंत्र बिल्कुल खोखला हो गया है। न तो यहाँ लोग काम सही से कर रहे हैं और न ही सही ढंग से लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा पा रहे हैं। जो लोग इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि फसलों के बारे में, फसलों से मिलने वाली कमाई के बारे में किसानों को सही सलाह दे सके, वो यहाँ तक पहुंच नहीं रहे। तो ये हमारे इस प्लान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अफसरों को, अपने ब्लॉक लेवल लीडर्स को, अपने मुखिया लोगों को किस तरह से जागृत कर सकें, जिससे कि उनको किसी और दबाव की जरूरत नहीं पड़े। इसका एक उदाहरण आपको इससे दे सकते हैं कि ये एक उन मुख्य कारणों में से एक है जिसको दिमाग में रख के प्रशांत जी ने पदयात्रा शुरू की। अभी तक वो लगभग 18 जिलों में 50,000 गांव को घूम चुके हैं। हर जगह जब वो जाते हैं तो एक ये भी उनका मुद्दा होता है, गांव में कौन लोग प्रबुद्ध हैं, कौन मुखिया है जो कि सही काम कर रहा है। ब्लॉक लेवल पे, गांव के लेवल पे, पंचायत लेवल पे कहां-कहां काम नहीं हो पा रहा है, कहां-कहां काम करने के लिए सही आदमी हमको खोज कर रखना है, उन सही आदमियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और प्रशांत जी ने कहा है कि इस पदयात्रा का एक एम ये भी है, जिसको हम फरवरी मार्च में अपनी नीतियों में बताएंगे, कि हम हर पंचायत लेवल पे उसके लिए अलग योजना तैयार कर रहे हैं। हर पंचायत में अलग क्या हो, कौन सी इंडस्ट्री बैठे, कौन सी स्मॉल लेवल इंडस्ट्री का काम हो, कहाँ पे क्या हुनर है, किस जगह पे कितना ऋण देना है, किस जगह पे कितने अफसर काम नहीं कर रहे हैं, इन सारों का लेखा जोखा हम इकट्ठा कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब हमारी नीति घोषित होगी, आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सर ये भी मतलब कि एक मतलब कि क्या बोलते हैं, जो अभी चुनाव चिन्ह जो मिला है स्कूल का बस्ता, इस पे आप क्या कहेंगे? ये हमने, बहुत लोगों को शायद लगता है कि हमें ये मिला है, हमने ये मांगा था इससे इलेक्शन कमीशन से, और ये हमारा गुड लक है, सौभाग्य है कि हमें ये मिल गया है। आप लोग शुरू से शिक्षा पे बात भी कर रहे थे। हम लोग शुरू से, मतलब हमने तो शुरू में ही आपसे कहा कि हमारा मेन मुद्दा बिहार में बदलाव लाने का है, और ये बदलाव शिक्षा से शुरू होगा। और इसीलिए हमने स्कूल का बस्ता मांगा था अपने चुनाव चिन्ह के लिए। स्कूल का बस्ता जब भी कोई वोटर वोट देने जाएगा तो उसको याद दिलाएगा कि हम किस काम के लिए वोट देने आए हैं, हमने क्या जाना है जन स्वराज पार्टी से। शिक्षा, बच्चे और बिहार का बदलाव,
सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनको आसानी होगी स्कूल के बस्ते पर वोट देकर जन स्वराज को आगे लाने का। सर क्या लगता है सर, तरारी में कितने सीट से आप लोग जीत रहे हैं? ये नंबर तो मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अभी और सीखना है यहाँ पे। अभी मैं लगभग एक चौथाई कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम कर गांव-गांव देख चुका हूँ, लेकिन ऐसी एनालिसिस करने के लिए मुझे और जानकारी की जरूरत है। धन्यवाद सर बात करने के लिए।